बात कर सकते हैं। ओके, सो एक बंदा हुआ करता था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, अंग्रेज था, कनिंघम नाम था, कनिंग नहीं था या था पता नहीं, कनिंघम। कनिंघम जो था वो गड़े मुर्दे उखाड़ता था, वो पूरा हिंदुस्तान में घूमता रहता था, खुदाई करवाता रहता था, बोले यहाँ खोद लो, उसको मिल भी जाती थी चीज़ें, बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें मिली उसको। सो कनिंघम भैया को खबर लगती है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर इंडिया के अंदर रेलवेज का काम चल रहा है। सो कनिंघम भैया को खबर लगती है, एक्चुअली होता ये है कि एक रेलवे का ठेकेदार था सिंध पंजाब वाले एरिया के अंदर, वो फटाफट काम कर रहा था रेलवे लाइन डालने का। तो लोग ताज्जुब कर रहे थे, बोले यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है ये। सो परफॉर्मेंस की अप्रेजल जो अभी हम पढ़ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसका अप्रेजल हुआ, तो कनिंघम भैया को खबर लगी कि यहाँ पर कुछ सामान मिल रहा है पुराना। तो कनिंघम भैया पहुँच गए वहाँ पर, और वहाँ पर ढूंढा, खुदाई थोड़ी बहुत करी उन्होंने, तो उनको एक सील मिली। फर्स्ट सील ऑफ हड़प्पा वॉज इंडीड डिस्कवर्ड बाय कनिंघम, बट कनिंघम ये सोचे ए हिंदुस्तानी तो जंगली हैं, इनके पास इतनी पुरानी सील कहाँ से आ जाएगी, जिसकी लैंग्वेज को मैं नहीं समझ पाया, घमंड उसका आ गया आड़े। कनिंघम भैया ने उसको उठा के रख दिया, कलकत्ता के म्यूजियम में है शायद वो, और ही इग्नोर्ड इट। उसने कहा कि किसी और सिविलाइजेशन की यहाँ पे पड़ी मिल गई। लेटर ऑन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बन जाता है, जिसे आज हम ASI के नाम से जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा आता है मार्शल, जॉन मार्शल, हेड बन गया। जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी एंड अदर्स, सारे नाम नहीं ले रहा हूँ, नोट्स के अंदर है मेरे नाम, ठीक है। सो 1920-1921 जिस समय हमारे यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, उस टाइम पर कुछ लोग खुदाई करने पहुँच चुके हैं। सो साहनी साहब और बनर्जी साहब ये दो अलग अलग जगहों पे खुदाई कर रहे हैं। एक साहब खुदाई कर रहे हैं मृतकों के टीले पर, मोहनजोदारो उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। एक खुदाई कर रहे हैं हड़प्पा में। खुदाई होती है, हड़प्पा पहले खोद लिया जाता है। जब हड़प्पा पहले खोद लिया जाता है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलना चालू होती हैं। सो हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे तो उसका नाम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। Later on it got converted into Harappan civilization. The reason being इंडस वैली सिर्फ इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी की वैलीज के बारे में बात करती है, बट बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज होना चालू हो जाती हैं तो वो डिस्कवरीज ये बताती हैं कि जम्मू के किनारे मांडा, जम्मू के करीब मांडा, महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, पाकिस्तान का एक्सट्रीम वेस्ट सुक्ता जंडौर, सुरकोतड़ा, सुत्तक जंडौर, इतने बड़े एरिया के अंदर ये लोग फैले हुए थे। एक नई सिविलाइजेशन खोद निकाली, सिविलाइजेशन ऐसी जिसके बारे में हमारी एक्टिव मेमोरी कुछ नहीं कहती। देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन आवर मेमोरी सिस्टम, रिटर्न सिस्टम, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो एक ऐसे ही जिसके बारे में जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी होती है, कलेक्टिव मेमोरी क्या होती है, जो लोग होते हैं, समाज होता है, वो समाज बातें करता है, उससे मिथ बनता है, लेजेंड बनता है। नहीं तो लेजेंड में भी नहीं है, संगम में था, संगम का था। तो जब ये खुदाई होने चालू हुई, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलना चालू हुए, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये पता चलता है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुदाई अभी भी चल रही है, बहुत सारी जगहों पे खुदाइयाँ चलती रहती हैं। बहुत सारा एरिया वो पुराना सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया। अब इसके अंदर सिर्फ ये नहीं समझना कि इंडिया या पाकिस्तान, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंट पार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो एक्सटेंट हमेशा हिस्ट्री के अंदर होता है, एक्सटेंट, तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ये लोग फैले हुए थे, तो स्पेशियल एक्सटेंट, हमेशा याद रखना स्पेस के बारे में बात करना। सो जैसे ही आप स्पेशल एक्सटेंट लिखने की कोशिश करोगे तो टाइम पीरियड भी आएगा, किस समय पर, सो टेम्पोरल डायमेंशन, सो स्पेशियल टेम्पोरल। तो नॉर्थ के अंदर मांडा, साउथ में दैमाबाद, देखो मैंने क्या गलती करी है, ईस्ट में आलमगीरपुर, हालांकि ये पुराने नोट्स हैं, अभी जो नई हुई हैं वो आलमगीरपुर के भी ईस्ट में मिल जाता है। देन वेस्ट में आई एम फॉरगेटिंग, सुक्ता जंडौर है या सुरकोतड़ा, सुक्ता जंडौर है, चेक करना, मुझे बताना मैं करेक्ट लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, विदाउट रिविजन, विदाउट एनीथिंग। सो ये पहला एक्सटेंट बन जाता है मेरा, दैट इज योर स्पेशियल स्पेस।
टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। देन अगला मेरा बन जाता है, सुक्ता जंडौर सही, थैंक यू वेरी मच। अगला मेरा बन जाता है समय काल। तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने लिखा है 3500 समथिंग क्वेश्चन मार्क से लेकर 1750 BC क्वेश्चन मार्क तक। वाई क्वेश्चन मार्क्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय काल दिया। रफली ऐसा कुछ माना जाता है, समथिंग 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 वहां तक। वाई? बिकॉज अभी लेटेस्ट जो स्टडीज हुई IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली की, इन्होंने IIT खड़गपुर और IIT दिल्ली दो स्टडीज हैं रिसेंट स्टडीज में जो ये बोलती हैं कि ये 3500 साल से BC, दैट इज BC तो रफली अराउंड 5500 साल, बोले ये रफली 7500 से 8000 साल पहले था। इसको 2000 साल पुश बैक कर दिया है और पीछे स्टडीज ने। ओके, सिविलाइजेशन थी, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिविलाइजेशन के अंदर पैरामीटर क्या होगा? Civilization means people were civilized. What do this means? They were living under certain rules and regulation and order. Order. किस तरह का? The urban settlement. शहरी। ये है मेन परसेप्शन सिविलाइजेशन। इसके पहले हम जो भी देखेंगे वो कल्चर देखेंगे, इसके बाद भी हम कल्चर्स देखेंगे, लेकिन जब हम अर्बन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की। सो इट इज़ अ यूनिक फीचर जो सिविलाइजेशन के अंदर मिलता है। द वर्ड आई यूज्ड यूनिक, क्या ये अकेली थी? ना, इट वॉज कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया आज के मॉडर्न डे इराक के अंदर आता है, उस एरिया में, इराक ईरान वाले एरिया में। यहां पे दो नदियां बहा करती हैं, दजला फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ये हिंदी में लिखा है, दजला फरात लोकल नाम, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ये दो नदियों के किनारे भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो इसकी कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन, एक साथ एग्जिस्ट करने वाली। इस समय का इंडिया और इस समय का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पहले बाबर अकबर के ज़माने में भी अमेरिका था, उस समय वो अमेरिका नहीं था, लैंड था लेकिन कंट्री नहीं, इंडिया था। इसी टाइम पर चाइना में हुआंगहो, दैट इज स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही, हुआंगहो रिवर के किनारे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इसी टाइम पर इजिप्ट के अंदर एक नदी हुआ करती थी, है आज भी, नाइल, इसके किनारे भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। सो ये प्रमुख 4 सिविलाइजेशन है उस टाइम पीरियड की मेजर जो एग्जिस्ट कर रही थी। ये तथ्यात्मक तौर के ऊपर गलत है, ये याद रखना, तथ्यात्मक, फैक्चुअल। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज एज की, और ब्रॉन्ज एज के अंदर अभी नई स्टडीज बता रही हैं कि देयर वाज अ कोलैप्स ऑफ ब्रॉन्ज एज, ग्लोबल कोलैप्स। और उसके पीछे कहा जाता है, जो नए कारण है इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर, इंडिया में अभी तक वो पढ़ने को नहीं मिलता है, यस, येलो रिवर, द सी, सर्च करना, सी पीपल एंड ब्रॉन्ज एज कोलैप्स। तुम्हारे पास टाइम है, खासतौर पे जो लोग UPSC वाले लोग हैं वो लोग कर सकते हैं इसको आराम से। इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, देख लो इसको फास्ट फॉरवर्ड पे, तो तुमको पता चलेगा कि दुनिया भर के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग सिविलाइजेशन उस टाइम पे मौजूद थी लेटर ब्रॉन्ज एज पीरियड के अंदर, समवॉट अराउंड यही टाइम पीरियड। फिर क्या हुआ, ख़त्म कैसे हो गई? तो सी पीपल, समंदर के डकैत आते थे, लूटपाट मचा के जला खला के सब खत्म कर देते थे। कौन थे वो? उनको नाम दिया गया सी पीपल। और सिर्फ एक सिविलाइजेशन सर्वाइव करती है, दैट इज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ओनली वन सर्वाइव्ड, बाकी सारी कोलैप्स हो गई। सो ब्रॉन्ज एज कोलैप्स है, इट्स अ ग्लोबल थिंग, नॉट ओनली इंडियन थिंग। कोलैप्स के ऊपर खत्म हो गया और हमारी और आपकी कलेक्टिव मेमोरी में नहीं रहा, कोई लेजेंड नहीं रहा, कोई मिथ नहीं रहा, तो था क्या, खत्म कैसे हो गए? सो IIT की जो स्टडी है, इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। खत्म हो गए तो खत्म कैसे हुए? क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं
किसी ने कहा आर्यन इन्वेजन, पूरी तरह से रूल आउट कर दिया। किसी ने कहा महामारी, रूल आउट कर दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बट प्रूव किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियाँ सूखने लगीं, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होने लगा, ट्रेड के ऊपर इफेक्ट होने लगा, और इंटरनेशनल पैरामीटर्स अलग रहे होंगे जिनको अभी इन्होंने कंक्लूजन में नहीं लिया है। सो देयर आर सेवरल थ्योरीज जो पैरेलल चल सकती हैं, बिकॉज दीज पीपल वेयर दी ट्रेडर्स हुआ करते थे। अब तीसरा जो एलिमेंट मेरा एक्सटेंट के अंदर आता है वो कहलाता है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स का मतलब है इस टाइम पीरियड पर इस लैंड के अंदर कौन लोग रह रहे थे। सो आजकल हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, समथिंग, हमें पता ही नहीं उनका रिलीजन क्या था, सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट, बट व्हाट वी कैन डिस्टिंग्विश क्लियरली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज देयर रेसेस। रेस का मतलब है जेनेटिक मेकअप वाली रेसेस। देयर इज नो आर्यन। जितने भी बॉडीज मिली हैं उसके अंदर एक भी आर्यन नहीं है। नो जीन R1A1, ये इसका जीनोम कोड है जो सिर्फ आर्यंस में मिलता है, R1A1 नहीं है। इवन की जो सनौली के अंदर रथ मिला है वो भी आर्यन नहीं है, रथ और उसके साथ जो बॉडीज हैं बरियल के अंदर। सो यहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप, द्रविडियन टाइप, मंगोलाइट, ये 4 तरह की मिली हैं, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सी है। ये 4 बॉडीज यहाँ पे 4 जीन्स टाइप मिलते हैं, तो ये रेसेस हैं, रेशियल टाइप है, एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये वाले लोग मिलते हैं। तो पहली चीज हमारी हो जाती है एक्सटेंट, इस पे सवाल आते हैं। फिर दूसरी चीज आ जाती है प्रोमिनेंट साइट्स। तो सवाल आपको साइट्स पे पूछेंगे, तो आई विल रिक्वेस्ट जितने लोगों ने पिछली बार काम किया है वो मुझे पहले भेजें, फिर मैं बोलूँगा तो शेयर कर देना। जो हमने साइट्स हैं उन साइट्स के ऊपर आपको क्या क्वेश्चंस मिलते हैं, क्या मिल रहा है हमको, उस पर सवाल है। क्यों, ये किस हिस्से में आता है, हम उसको देख लें। हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि इसके अंदर एविडेंस कहाँ से मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हिस्ट्री के अंदर होती है एविडेंस। ये जो एविडेंस है वो 2 तरह का होता है, एक होता है लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब होता है लिखा हुआ, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकली। लिटरेरी, क्या इनके पास स्क्रिप्ट थी, लिखोगे तभी जब आपके पास स्क्रिप्ट होगी। तो यस, दीज पीपल हैव देयर स्क्रिप्ट। किस तरह से लिखी जाती थी, तो बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में लिखी जाती थी। राइट से शुरू होती थी, लेफ्ट तक जाती थी, फिर अगली लाइन लेफ्ट से शुरू होती थी, राइट में जाती थी। कैसे पता चला, इसकी थ्योरी है कि कुछ जगहों पे लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको कंप्रेस करना पड़ा लेटर्स को, पता चलता है कि दे वर मूविंग दिस वे, कंप्रेशन की वजह से। तो बोस्ट्रोफेडॉन थी। लोगोमॉर्फिक भी इसका नाम दिया गया है, पिक्टोग्राफिक भी नाम दिया गया है। सो पिक्टोग्राफिक यानी पिक्चर के शेप्स की, या लोगोमॉर्फिक ये तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हम नहीं समझ सकते। हम तो छोड़िए, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसको समझ सके। बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। रिसेंट हिस्ट्री के अंदर एक बंदी है, मेरे नोट्स में उसका नाम है, शायद नाम भूल गया एज यूजुअल। तो उस बंदी ने इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी रिसर्च करी है और उसने प्रूव करने की कोशिश करी है कि व्हाट सिंबल स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, साथ ही साथ में तमिलनाडु के अंदर अभी जो रिसेंट एक्सकवेशंस हो रहे हैं वहाँ पर हमको इमोजी टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। नाउ पीपल in Tamil Nadu are trying to build a relation between the Harappan script and the symbols found in Tamil Nadu. This symbol is also found there, this symbol is also found there, this symbol is also found there. Whereas some other people are trying to deny that. So there is a controversy going on. So let's not get into that right now. वो अभी यहाँ का काम नहीं है, वो बहुत हायर ऑर्डर का काम है कि क्यों है, क्या है। मीनवाइल आप इतना याद रखें कि लैंग्वेज किस तरह की थी, और रिसेंट एक्सकेवेशन में साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये आपको भी मिलते हैं इसके सिंबल्स कुछ। तो सिंबल्स चूँकि आप पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए डिसाइफर उनको नहीं कर पाते हो कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको रखते हैं किस कैटेगरी में रखें। जहाँ स्क्रिप्ट है हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ स्क्रिप्ट नहीं है हम उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं।
तो ये वो ऐसा स्थान आ जाता है जहां लैंग्वेज तो है, स्क्रिप्ट है, हम और आप नहीं समझ सकते, तो हम इस टाइम पीरियड को बुलाते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ये किस क्लासिफिकेशन में आया? ये उस क्लासिफिकेशन में आया व्हेन वी आर कंसीडरिंग लिटरेरी सोर्सेज का बेसिस। साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर व्हाट मटेरियल दे वेर यूजिंग। सो ये स्टोन एज के लास्ट पार्ट से शुरू होना चालू होती है। दैट इज व्हेन पीपल वेर यूजिंग लकड़ी एंड स्टोन, दैट इज नियोलिथिक पीरियड, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मेटल्स। सो इसको खास तौर पे कहा गया है एक ऐसा पीरियड जिस समय पर ब्रॉन्ज, कॉपर पहले आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबसे पहला मटेरियल मेटल वॉज कॉपर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे पहला नहीं बोला, सबसे पहला गोल्ड और सिल्वर डायरेक्टली मिलता है, वो उनके पास किसके पास हो सकता था? वी डोंट नो, पहले से मिल रहा होगा यूज करने वाला। इसके साथ में इसमें मिला दिया जाता था टिन, तो बन जाता था ब्रॉन्ज। इस अलॉय का जब यूज करना शुरू किया गया बहुत ज्यादा पैमाने पर, तो एक एज बन जाती है जिसको कहा गया ब्रॉन्ज एज। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नियोलिथिक, यानी जहां पर पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत फाइन है, बट यहीं पर दे वेयर ऑल्सो यूजिंग मेटल। सो इसको कहा गया है, एक स्पेशल टर्म दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज, चाल्कोलिथिक। लिथ मतलब स्टोन, मेटल एंड स्टोन। सो ये वो टाइम पीरियड है जहां ये चाल्कोलिथिक से बढ़ते बढ़ते नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज, ये वो शिफ्ट है जिस शिफ्ट के अंदर ये सिविलाइजेशन फ्लरिश होती है। सो ये कुछ छोटे से पैरामीटर्स हैं। अब अगला पैरामीटर जो बन जाता है दैट इज कि ये कहां कहां है। अब इसका एक चार्ट आप अपने लिए तैयार करेंगे अपने हिसाब से, हालांकि मेरे नोट्स के अंदर चार्ट है बट बहुत क्रूड और बहुत बेसिक है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसी में से आए, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अब तो सैकड़ों साइट्स हो चुकी हैं और उन सैकड़ों साइट्स में कई सारी चीज़ें अलग अलग मिली हैं। सो व्हाट आर द बेसिक फाइंडिंग्स, उनके ऊपर हम बात करते हैं, फिर हम इसके बारे में और खोलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक क्लास हड़प्पा के लिए आई फाइंड इनकम्प्लीट या हुआ तो आज ही देख लेते हैं, इट डिपेंड्स। सो तो पहला कंसेप्ट आ गया, और यही जो मैंने अभी समझाया आपको, जो पैरामीटर्स मैंने लिए जिसके अंदर एक्सटेंट लिया है, सोर्सेज लिए, ये हर जगह काम आएंगे ऑलवेज। चाहे हम ऋग्वेद की बात करें तो भी हम एक्सटेंट बनाएंगे, उसके सोर्सेज देखेंगे। चाहे हम महाजनपद की बात करें उसमें भी हम एक्सटेंट बनाएंगे, उसमें भी हम सोर्सेज देखेंगे। चाहे हम मुगल्स को लेंगे तो भी हम एक्सटेंट बनाएंगे और सोर्सेज देखेंगे। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो प्री के हिसाब से हो जाता है, उसमें एक चीज आती है साइट। साइट क्या होती है? जहां पे तुमने खोदा, आर्कियोलॉजिकल साइट। आप कोई बता तो रहा नहीं है आपको कि कहां खोदना है, आप तो कयास लगा के खोदते हो। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जनरली ये वो समय काल है जिस समय काल के अंदर आप पाइपलाइन बिछा के नदियों से पानी नहीं देते थे। आपको नदी का होना जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, साइट होगी तो उसकी एक पॉलिटिकल प्लेस होगी, एक उसकी ज्योग्राफिकल प्लेस होगी। ज्योग्राफिकल, दोनों पे से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल प्लेस कैसे? यहां तुम लोग थोड़ा सा बच जाओगे, क्योंकि यहां पर एमपी में लकीली वी डोंट हैव एनी हड़प्पन साइट्स। कनेक्शन है, कुछ एविडेंसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन नो हड़प्पन साइट। पॉलिटिकल प्लेस का मतलब होता है कंट्री, किस कंट्री के अंदर है? इंडिया में है, पाकिस्तान में, कंट्री पहला। फिर उस कंट्री की प्रोविंस या स्टेट, पाकिस्तान में प्रोविंसेस है, इंडिया में स्टेट है, इसलिए दोनों लिख रहा हूं, प्रोविंसेस या स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब इज अ स्टेट इन पाकिस्तान एंड पंजाब इज अ प्रोविंस इन इंडिया। उल्टा कर लो, पंजाब पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट है, द मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब, जो पूरा ग्रेटर पंजाब था उसका मेजर पोर्शन पाकिस्तान में, इट्स अ प्रोविंस इन पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जो बचा हुआ पंजाब है दैट इज अ स्टेट। सो पंजाब एक एग्जांपल है। फ्रीकी है, किस प्रोविंस या किस स्टेट में आती है, किस शहर के पास है, सिटी नियरेस्ट रफली।
ये तुम्हारा पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कहां पर है वो साइट जहां खुदाई करी है। अब खुदाई करी है तो ज्योग्राफिकल आता है, और ज्योग्राफिकल के अंदर हम बात करेंगे रिवर की। किस रिवर के बैंक पर है? बैंक मतलब SBI, ICICI, देना बैंक खत्म हो गया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, ये नदी का किनारा किस किनारे पर मौजूद है? किस नदी के किस किनारे पर? किस किनारे पे तो सवाल कम आता है। ये सवाल पूछ लेते हैं कि फलाना हड़प्पा है तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, एक्सेट्रा। फिर मैक्सिमम साइट्स इसी से निकलती हैं कि मैक्सिमम साइट्स किस नदी के किनारे हैं। कहा जाता है कि जो सदर्न राजस्थान पार्ट है, गुजरात से लगा हुआ पार्ट है, वहां पर किसी समय में एक मिथिकल नदी बहा करती थी। मिथिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कलेक्टिव नॉलेज में थी, सरस्वती कलेक्टिव थी। वो कलेक्टिव का मतलब है कि लोगों की मेमोरी में थी वो, और वो चलती आई सरस्वती, बट उसका एविडेंस कहीं नहीं मिलता। इंदौर में भी एक नाला है, उसका नाम है सरस्वती। किसी समय में वो बरसाती नदी रही होगी, आजकल वो ड्रेनेज के काम में आती है। दो नदियां हैं, सरस्वती और खान, बाद में दोनों मर्ज हो जाती, फिर खान नदी चलती, खान मिल जाती शिप्रा के अंदर, शिप्रा जाके फिर आगे चंबल में मिल जाती। सो सरस्वती एंड दो और नदियों के यहाँ पे आता है जिसको वर्ड यूज़ किया जाता है। अब चूंकि नदी का तो मालूम नहीं है तो चैनल यूज़ किया जाता है वर्ड, रिवर और चैनल्स ऑफ लॉस्ट ड्राइड रिवर बैंक्स। अब हमें मालूम नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ कैसे बहती थी, इसलिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, चैनल्स। सो घाघरा, हाकरा, हाकरा, ये एक नाम आपको बहुत सुनने में मिलेगा, सरस्वती, हाकरा। तो हाकरा फेज ये कहा जाता है कि गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट है, कच्छ वाला रेगिस्तान है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा राजस्थान का टच होता है, जहाँ पे ये नदियाँ फ्लो करा करती थी किसी समय में, और ये कहा जाता है कि वो उस समय में बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी थी। सैटेलाइट इमेजिनरी जो मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आज हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो टेंस ऑफ किलोमीटर चौड़ा उसका स्पान था। जब वो नदी अपने फुल फ्लो में रही होगी किसी समय में, तो कई 60 किलोमीटर, आई फॉरगॉटन एग्जैक्ट, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क में पुटअप कर रहा हूँ। इतना चौड़ा उसका बैंक था, इतने चौड़े एरिया के अंदर नदी बहती थी। सो वहाँ पर ड्वेलिंग होती थी लोगों की। फिर क्या हुआ? नदी सूख गई। क्यों सूख गई? मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मे बी बिकॉज ऑफ ड्राइंग अप ऑफ ग्लेशियर्स जो उसको फीड करते थे, मे बी बिकॉज ऑफ सम जियोलॉजिकल इवेंट जिसकी वजह से नदी को फीड करने वाला पानी मुड़ गया, कहीं और जाने लगा। कैसे प्रूफ मिलता है कि यमुना का जो लोअर हाफ है उसमें एक भी साइट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल साइट ऑन यमुना। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है यमुना पहले उधर बहा करती है। सो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग जिसकी वजह से कुछ जियोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ और नदियां सूख गई, ग्लेशियर सूख गए, वॉट एवर द केस में भी हम ये याद रखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गई। सो जो रेगिस्तान के टीले हैं इस इलाके के अंदर, ये लोग कहते हैं कि हर एक के अंदर अगर हम खुदाई करें तो हो सकता है हमको हड़प्पा का कुछ ना कुछ मिले, इस सिविलाइजेशन का कुछ ना कुछ मिले। इतनी वास्ट सिविलाइजेशन थी। सो एरिया के अंदर पहला क्वेश्चन तुम्हारा साइट के अंदर कहां पर है, दूसरा किस नदी किनारे है। ये अगली चीज, चूंकि ये बाहर तो है नहीं, ये पेरिस का आईफल टावर तो है नहीं, बचपन से फोटो दिखा दी बेटा पेरिस का आईफल टावर है, ये इजिप्ट के जो है पिरामिड्स हैं, ना ना ना, इसके अंदर तो लोग जाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, और फिर बनता है डिस्कवर्ड बाय। ये अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कवर्ड बाय किसने, नाम और ईयर। सो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ जुड़े हुए हैं। वो पहले नाम है जो सर जॉन मार्शल के अंडर में एक्सकेवेट करते हैं। सो कराने वाला डायरेक्टर कौन है? सर जॉन मार्शल। करने वाला बंदा लीडर कौन है? एक जगह पे बनर्जी साहब जो हैं, एक जगह पे साहनी साहब है। सो ये कंसेप्ट है जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रिपेयर अ चार्ट, और मैं यहाँ पर जितने लोगों ने पहले के प्रिपेयर करा हुआ है वो मुझे भेज दें, तो मैं उसका एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कह सकता हूँ कि ग्रुप के ऊपर डाल दें, तो ग्रुप पे डाल दें। यही चीज़ को अगर ढंग से कर लिया आपने, तो मेंस के अंदर अगर कोई सा भी एक एलिमेंट देते हैं, कोई सा भी एक नाम देते हैं जो उनका ट्रेंड है, वो सिंपल उठा के दे देंगे आपको राखी गढ़ी, वो सिंपल उठा के दे देंगे आपको कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा,
मोहनजोदारो, हरप्पा, सुक्तायंडौर, सुरकोतड़ा, नेम इट, वो कोई सा भी पॉइंट डाल देंगे। तो हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज इट इन वर्ड्स कि 10 वर्ड्स में, 11 वर्ड्स में, 12 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम कंसेप्ट्स और मैक्सिमम फैक्ट्स वहां पे आ जाएं। ये चीज़ याद रखिए क्योंकि 10 शब्द बहुत बहुत टिपिकल हो जाएंगे, इसलिए आपका अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स यहीं पर 3 मार्कर कवर करा देगा कि कुछ भी पूछा जाए तो 3 मार्कर के अंदर आपके चार्ट फॉर्म में वो तैयार है। नाउ इसके बाद में व्हाट ये डिस्कवर किए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं, तो यहां एक यूनिक चीज याद रखिएगा। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो इस सिविलाइजेशन को एक बनाती है। सो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कॉमन एलिमेंट है द टाउन प्लानिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल। इनकी जो ब्रिक्स हैं वो मोस्टली यूनिफॉर्म है, हालांकि देयर आर सर्टन डिफरेंसेस। एग्जैक्टली ये बोलना कि सारी ब्रिक्स जो हैं वो सिर्फ रिलायंस से ही बनती थी, नहीं, गलत है। सो ब्रिक्स में स्लाइट वेरिएशंस हैं, बट जनरली स्पीकिंग मैक्सिमम ब्रिक्स एक जैसी हैं। मैक्सिमम टाउन प्लानिंग का स्ट्रक्चर एक जैसा है, 2 स्टेजेस के बना हुआ, एक हायर अपर टाउन, एक लोअर टाउन, या कुछ जगहों पे 3 टीयर्स में बना हुआ, कुछ जगहों पे 4 टीयर्स में बना हुआ, वो एक्सेप्शनल है। मड ब्रिक्स सन बेक्ड, सन ड्राइड, नॉट बेक्ड, फायर में नहीं बने, सुखा दी गई, क्रिस्टलाइन हो गई, उनका यूज़ किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो हर बारिश के साथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, इरोजन होता है उनका। बाकी अगर हम शहर देखें तो उन लोगों ने, चाइना को अगर हम देखें तो उन्होंने पूरा कवर कर दिया। गोबेकली टेपे, याद रखना इस नाम को भी सर्च करोगे, टर्की का है गोबेकली टेपे, इसको आज सर्च करोगे, कहा जाता है ये 8-10 हज़ार साल पुराना है, 10,000 BC का है समथिंग। ओल्डेस्ट 8000 BC को बिलोंग करता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और एक और साइट है वो इससे भी पुरानी है, और जिस तरह से वहाँ स्टोन पे कार्विंग है वो बताता है कि वो लोग जो थे दे वेयर हाईली एडवांस्ड। ऐसे लोग नहीं थे कि हाँ भाला लेके उल्ला लला हुम हुम करके भाग रहे हो जानवरों के पीछे, नॉट लाइक दैट। सो रिमेंबर, इसको सर्च करना आज, गो बैक लिटे पे, उसके वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियोस देखा करो। सो क्या चीज़ निकली? टाउन प्लानिंग और एलिमेंट्स ऑफ टाउन। एलिमेंट्स क्या हैं? स्ट्रीट्स। किस तरह की स्ट्रीट्स थी? तो कहा जाता है कि 90 डिग्रीज स्ट्रीट्स थी, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, दैट इज राइट एंगल बनाती थी। जैसे आजकल कॉमन होता है ना, नया शहर बन रहा है तो स्क्वायरिश रेक्टेंगल उस शेप के अंदर, ऐसा हमेशा नहीं है, बट हाँ यस है। किस तरह की बिल्डिंग्स थी? सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, एविडेंसेस मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। रोड्स हैं, मार्केट प्लेस अलग हुआ करती थी। देन ऐसी जगह जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती थी, जिसको अपर टाउन बोला जा सकता है, अपर सिटी बोला जा सकता है, जिसको सिटाडेल बोलते हैं, वो भी था। उसके अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी जैसे स्विमिंग पूल, नॉट एग्जैक्टली स्विमिंग पूल, उसको कहा गया ग्रेट बाथ, सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए एक बड़ा वाटर बॉडी था स्विमिंग पूल जैसा। एंड उन लोगों ने उस टाइम पर वाटर प्रूफिंग किया था उसको, उस टाइम पर तार से फ्रेश वाटर आता था, और पुराना पानी साफ करने का भी तरीका था। कैसे? दैट इज अ मिस्ट्री। एग्जैक्टली क्या था उनके पास जिसकी वजह से वो पानी के मैनेजमेंट कर सकते थे। साइमल्टेनियसली इनके शॉप्स होती थी, ये ट्रेडर्स थे, इनके पास वेट्स थे, मेजर्स थे, इनका बिजनेस सिस्टम था, इनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इनके पास बोट्स थी, इनके पास पोर्ट थे। तो वहीं टाउन सिस्टम के अंदर एक चीज़ और आ जाती है, पोर्ट। लोथल एक एग्जाम्पल है पोर्ट का, इंडिया में, गुजरात में। ड्राई डॉक है वो आजकल, नदी सूख गई है, वहाँ पे मिला है। अगर नदियाँ होती हैं और नदियाँ फ्लड कर रही होती तो और दबा चुकी होती, बट यस एविडेंस तो है हमारे पास लोथल का। फिर हमें फैक्ट्रीज मिलती हैं जो उस टाइम पर यूज़ किया जाता था, उनको बनाने वाली फैक्ट्रीज। ये सारी चीज़ें यूनिक हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली। सो एक चीज़ है कॉमन और इस तरह की चीज़ें हैं यूनिक। आपका काम होगा इस पे फोकस रखना। कॉमन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है सील, सबसे ज़्यादा कॉमन है पॉटरी, पॉटरी एक जैसी, बैंगल्स कॉमन, नेकलेसेस कॉमन है। यूनिक क्या है? ग्रेट बाथ, जो किसी एक ही साइट से मिला वही बस लिखना। कॉमन एलिमेंट जितने हैं उनको ऊपर एक चार्ट बना लेना, ऊपर एक बॉक्स बना लेना, कॉमन सील्स। अब उसके अंदर लिख देना मैक्सिमम। किस तरह की सील थी, काय की बनती थी, ये अलग मैटर है। बर्तन थे, पॉटरी थी, पॉटरी किस तरह की थी वो अलग मैटर है। तो पहला काम है हम सिर्फ एविडेंसेस लिखें,
और एविडेंसेस में कॉमन अलग कर दें और सिर्फ यूनिक डालें, तो आपका वो सवाल आसानी से पूरा होता है, जहां पर वो पूछते हैं कि डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचुएट कहां से मिला, या वो आपसे बोलें स्टेटाइट की मूर्ति कहां से मिली है, स्टेटाइट की प्रीस्ट की मूर्ति कहां से मिली है, या ग्रेनरी कहां मिली है, या पोर्ट कहां मिला है, या वो आपसे बोलें कि बरियल के अंदर घोड़ा कहां मिला है, या कुत्ता कहां मिला है आदमी के साथ। इस तरह के क्वेश्चन ये यूनिक बन जाते हैं। या आपसे वो बोले बीड्स बनाने की, मन के बनाने की, जिससे नेकलेसेस बना करते थे, उसकी फैक्ट्री कहाँ मिली है, या वो आपसे बोले कि चूड़ी बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिली है। सो इस तरह के सवाल यहाँ आसानी से होते हैं, बजाय इसके कि आप सबको रट्टू मारें। और ये अगर आपने कर लिया तो 3 मार्कर क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से आ सकता है, 30 मार्कर का स्कोप है हमारे पास, उसके अंदर वो एक क्वेश्चन हमारे पास उठा के डाल सकते हैं, 3 मार्कर कवर हो जाता है, आराम से कवर हो जाता है। बट इट टेक्स पेशेंस एंड इट टेक्स परसिस्टेंट पावर। जितने आपके पास जो बुक है, मेरे नोट्स आपके पास आ चुके हैं, उसको कंपेयर कर लें। और ल्यूसेंट अगर आपके पास है तो ल्यूसेंट से आप इसको बनाएं, इस पैटर्न में बनाएं जो पैटर्न मैंने आपको दिया है, क्योंकि यही पैटर्न है जिससे आपका 3 मार्कर का फैक्ट कलेक्ट होगा। फैक्ट है सारा, कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अलग होंगे। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें एमपी का कोई पार्ट नहीं है, वी डोंट हैव एनी एमपी इन्वॉल्व है। एमपी में ऐसी कोई साइट नहीं है जो हम कह सकें 100% की हड़प्पा की साइट है ना। ओके, यहाँ तक आ गया। भाई शिवल जी, आप मेरे प्री वाले ग्रुप पे नहीं है और मैं मेंस में नहीं डालता हूँ वो ना। मेंस में तो आप लोगों का ऑलरेडी नॉलेज है ना शिवल, वो तो मैंने अभी आपको दिया है। आप ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्री और मेंस वाला जो है मेरा वो ग्रुप अलग चल, मतलब वो कंबाइंड वाला मोड अलग है, हायर। बट दिए तो थे ग्रुप्स के ऊपर, हिस्ट्री के डाल तो दिए थे। डिपेंड करता है रिची, एग्ज़ाम में बुक का टाइम पीरियड लिखेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वांटिटी पे, नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर। अगर आपको 50 वर्ड्स वाला लिखेंगे तो आप उसके अंदर कंक्लूजन में डाल सकते हो टाइम पीरियड। बाकी जो प्री वाला मामला है, उस प्री वाले मामले के अंदर तो सिंपल, तुम मेंस के ऊपर मत जाओगी यहाँ पर, है ना। बट 3 मार्कर अगर है तो 3 मार्कर में आप कंसाइज ही रहो तो बेहतर होगा। जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उनके ऊपर, जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है उन्हीं पर रहो, क्योंकि उतने वर्ड लिमिट हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ी वर्ड लिमिट है, 11 नंबर का अगर है तो उसके अंदर हो जाएगा। और मेंस के अंदर अपनों ने डाल दिए ना सारे नोट्स, तुम लोगों ने हिस्ट्री के डाले तो हैं यार, मैंने भी भेजे तुमको शिवल, सारे तो डाल दिए हिस्ट्री के अंदर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? हिस्ट्री के तो शायद आ गए, इवन मैंने तुम्हें भेजे शायद। चेक करना। आर रिची, आर आर मतलब आर फॉर रिची। You're welcome, you're welcome. Right, so take care and stay safe. इसको इस तरीके से तैयारी करो, right? Take care and bye bye. कल हम इसको देखेंगे, इसके सोशियो कल्चरल समथिंग समथिंग। बाय बाय।